हेलो एवरीवन। सो आज हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। ठीक है, पिछले चैप्टर में हमने समझा था कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है उसको दो तरह के फैक्टर जो हैं वो इफेक्ट करते हैं। पहला हमारा इंटरनल होता है, दूसरा हमारा एक्सटर्नल फैक्टर होता है, मतलब कि आंतरिक और बाह्य। ठीक है, तो इंटरनल फैक्टर जो है उसमें हमारी हेरिडिटी आ जाती है, और जो बाह्य फैक्टर या फिर एक्सटर्नल फैक्टर होता है उसमें हमारा इन्वायरमेंट आ जाता है, आसपास का वातावरण आ जाता है, और जो भी चीज़ें हमारे आसपास हैं वो सब आती हैं उसमें। ठीक है, तो आज हम ये एक छोटा सा चैप्टर से शुरुआत करने वाले हैं इसकी। क्या है इसमें? वंशानुक्रम एवं वातावरण। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग हाउ जेनेटिक इनहेरिटेंस एंड इन्वायरमेंट फैक्टर्स शेप ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसमें हम समझेंगे कि किस तरह से जो हमारी अनुवांशिकीय विरासत, जेनेटिक इनहेरिटेंस, और जो इन्वायरमेंट फैक्टर है, इन्वायरमेंटल फैक्टर जो हमारे आसपास जो भी कुछ है, वो किस तरह से शेप करता है एक ह्यूमन डेवलपमेंट को। ये चाहे एक ह्यूमन कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, क्या पसंद करेगा, क्या नहीं पसंद करेगा, ये सारी चीज़ें जो शेप करता है वो कौन करता है? ये दोनों फैक्टर कहीं ना कहीं उसमें जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है दैट इज हेरिडिटी, अनुवांशिकता। आप सबने इसका नाम सुन रखा होगा, थोड़ा बहुत सुन रखा होगा, थोड़ा ही बहुत हम यहाँ पे जानेंगे, और इससे हमारा काम चल जाएगा सीटेट के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो जेनेटिक इनहेरिटेंस, अनुवांशिकीय विरासत, तो क्या होती है ये? तो इसमें क्या आता है? इसमें आता है फिजिकल एंड मेंटल क्वालिटीज पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। माता पिता के द्वारा अपने बच्चों को दी गई फिजिकल और मेंटल क्वालिटीज क्या कहलाती हैं? जेनेटिक इनहेरिटेंस। जो आपकी फिजिकल और जो मेंटल क्वालिटी है वो क्या है? वो आपके माता पिता से ही तो आपको मिली है। हम्म? तो ये आता है हमारे जेनेटिक इनहेरिटेंस के अंदर। ठीक है, दूसरा है हमारा क्रोमोसोम्स फॉर्मेशन। ये क्या होता है? इसको हम हिंदी में गुणसूत्र कह देते हैं। ठीक है, गुणसूत्र इसको हम कह देते हैं। तो देखिए, 23 फ्रॉम इस स्पर्म, ठीक है, और 23 फ्रॉम ओवम। अक्सर सीटेट में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमंस में उनकी संख्या कितनी होती है। तो या तो ऑप्शन में आपको मिलेगा 23 पेयर, आप इसको टिक कर देंगे, या फिर 23 पेयर नहीं होता है, वहाँ पे लिखा होता है 46 क्रोमोसोम्स। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई चीज़ पेयर में है, मैंने कहा कि 10 पेयर हैं, इसका मतलब वो कितनी 20 चीज़ें रखी हैं। तो वही अगर यहाँ पे हम 23 पेयर्स कह रहे हैं तो इसका मतलब 46 क्रोमोसोम्स। क्या होता है गुणसूत्र? गुणसूत्र में हमारे जीन्स पाए जाते हैं, जो कि ये हैं, अभी आगे समझूंगा ये क्या होता है। ठीक है, तो जीन्स पाए जाते हैं इसमें। जीन्स में क्या होता है? जीन्स में डेटा होता है, कि कैसा रंग होगा, आंखें कैसी होंगी, बाल कैसे होंगे, कदकाठी कैसी होगी, आवाज़ कैसी होगी। ठीक है, तो ये हो गए हमारे क्रोमोसोम्स, जिसमें से 23 कहाँ से आते हैं? 23 हमें मिलते हैं मेल से, मतलब कि पुरुष से। और 23 कहाँ से आते हैं? ये हमें मिलते हैं फीमेल से। ठीक है, मेल से भी किस तरह के क्रोमोसोम्स मिलते हैं ये भी समझ लीजिए, एक्स और वाई। और फीमेल से कैसे मिलते हैं? एक्स और एक्स। ठीक, ठीक है, तो देखिए, एक चीज़ और पूछ ली जाती है कि बॉय और गर्ल कैसे पता चलता है? हुँ? तो जभी भी जो क्रोमोसोम्स है वो एक्स और वाई बनेगा, तो चांसेस होते हैं कि जो बॉय पैदा होगा। ठीक है, बॉय बन रहा है। बट अगर वही एक्स और एक्स हैं तो इसका मतलब कि गर्ल्स है। ठीक है, तो ये अक्सर पूछ लिया जाता है, आपको पता भी होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं लड़का जन्म लेगा या लड़की जन्म लेगी, इसका जिम्मेदार मेल ही होता है। हुँ? तो ये इस तरह से क्वेश्चन इसमें बनता है। ठीक है, मेल में किस तरह के गुणसूत्र पाए जाते हैं? एक्स और वाई, और फीमेल में सिर्फ एक्स और एक्स। ठीक है, और इनका ही फिर क्रॉस होता है, और फिर उससे या तो बॉय बनता है या फिर गर्ल बनती है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया हो। ये सब फैक्ट हैं, आपको याद करने पड़ेंगे। फिर हम आते हैं जीन्स पे। तो जीन्स क्या करता है? स्टोर ट्रेड्स। हुँ? क्या उसमें संरक्षित रखता है, क्या सुरक्षित रखता है? स्टोर किस चीज़ को करता है? ट्रेड्स को, गुणों को। किसके गुणों को? ऑब्वियसली जो हमारे पेरेंट हैं उनके गुणों को। हम में जो जीन आया है वो कहाँ से आया है? हमारे माता पिता से। और वो क्या लाया हमारे लिए? वो हमारे लिए लाया है हमारे माता पिता के गुणों को। भाई उनके जैसे बाल थे वैसे ही आपके होंगे, कुछ अलग तो होंगे नहीं बाल। हुँ? आंखें वैसी होंगी, आवाज़ भी आसपास ही होगी। ठीक है, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, बट हाँ, मेनली तो यही होता है। ठीक है, हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स स्टोर्ड ऑन क्रोमोसोम्स थ्रू जीन्स। ठीक है, ग्रीक वर्ड है हमारा जो जेन है, जेन से हमारा बना है जीन्स। ठीक, तो जीन्स जो वर्ड कभी भी पूछ लिया जाता है कि ये जो है इसकी किस भाषा का है, तो ये इसका ओरिजिन क्या है? तो ये ग्रीक वर्ड जेन से बना है हमारा जीन्स, जिसका क्या मतलब होता है? जिसका मतलब होता है इंक्रीज या फिर टू बी, होना या फिर बढ़ना। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है। आगे देखते हैं, आगे हम पढ़ेंगे फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स जो कि हैं हमारे मेंडल साहब, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि 1905 में पहली बार
विलियम बेटिसन। विलियम बेटिसन ने 1905 में पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया था, या फिर कहें कॉइन किया था इस शब्द को। किसको? जेनेटिक्स को। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जेनेटिक्स शब्द कॉइन किसने किया? फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ऑब्वियसली मेंडल साहब, ग्रेगर जॉन मेंडल। ये हमारे फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं। पर इस शब्द को सबसे पहले कॉइन किसने किया? तो वो है हमारे विलियम बेटिसन साहब। ठीक, आप इसको नोट कर लें, याद रखना है आपको ये। अब हम आते हैं कि आखिर ये कौन है भाई मेंडल साहब। आप सबने इनका नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो आपको पढ़ना चाहिए इनके बारे में। ठीक है, पढ़िए, जानिए क्या इन्होंने किया था। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक मटर के पौधे पे अपने कई सारे परीक्षण किए, और उस परीक्षण के आधार पे इन्होंने कुछ नियम दिए। ठीक है, तो ये क्यों कौन थे? ये ऑस्ट्रियन प्रीस्ट थे, पादरी। ठीक है, चर्च के पुजारी कह लो। तो पादरी थे ये। हु फॉर्म्ड द साइंस ऑफ सॉरी हु फाउंडेड द साइंस ऑफ जेनेटिक्स। तो इन्होंने जेनेटिक्स की एक शाखा पूरी रखी। इन्होंने बताया कि किस तरह से हम इवॉल्व हुए हैं। बहुत अच्छा, मतलब आप इनको पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी नई जानकारियां जानने को मिलेंगी, ह्यूमंस के बारे में भी और आसपास के बारे में भी। तो पढ़िएगा इनके बारे में ज़रूर। ठीक है, तो इन्होंने एक डेफिनेशन भी दी थी। ठीक है, जेम्स ड्रेवर जो है, इन्होंने अपनी एक डेफिनेशन दी कि हेरिडिटी ट्रांसमिट फिजिकल एंड मेंटल ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ये हम अभी पीछे पढ़ के आए, तो मैं बहुत ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। सिंपल सी बात है कि जो हमारे पेरेंट होते हैं वो अपने आने वाली जो पीढ़ियाँ होती हैं उनको क्या देते हैं? फिजिकल और मेंटल, ठीक है, ट्रेट्स। आगे देखते हैं। रूल ऑफ हेरिडिटी, वंशानुक्रम के नियम। कुछ नियम है यहाँ पे जो कि हेरिडिटी को ध्यान में रख के बनाए गए हैं। ऑब्वियसली ये जो रूल हैं ये एक दूसरे को कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, काटते हैं, पर हमें इनको समझना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है पर आपको मालूम होना चाहिए। तो पहला हमारा नियम है लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। इसको हिंदी में अगर मैं कहूँ तो जीव द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत। हम्म, आप इसको अगर नोट करें तो नोट कर लें, जीव द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत। क्या कहता है ये सिद्धांत? सेल गिव बर्थ, नेवर डिस्ट्रॉयड। क्या मतलब है इसका? कि एक सेल जो कि जीवन देता है वो कभी भी खत्म नहीं होता, कभी भी मरता नहीं है, क्योंकि फिर वो आगे दूसरा जीवन देता है। हम्म? तो यही पहला नियम हमारा है, बहुत बेसिक सा है। आई होप समझ आ गया होगा आपको। दूसरा नियम क्या कहता है? लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस, समानता का नियम। लिख देता हूँ, समानता का नियम। ठीक है, क्या कहता है ये? चाइल्ड रिजेंबल पेरेंट्स इन ट्रेड्स। जो बच्चा है वो पिता के या माता, सॉरी पिता नहीं कहना चाहिए, माता पिता के गुणों के समान होता है। ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसे लिख भी देता हूँ, चाइल्ड लाइक पेरेंट्स। जो बच्चा है वो अपने माता पिता के तरह ही हो, समानता का नियम ये कहता है। और होता भी है, हम सबने देखा है। ठीक है, अगला नियम, लॉ ऑफ वेरिएशन। अब देखो, पहला नियम क्या कह रहा था, दूसरा नियम कह रहा था कि समानता होती है, और जस्ट तीसरा नियम में आया तो कह रहा है नहीं नहीं भैया, विभिन्नता होती है, वेरिएशन होता है। हम्म, इसको भी लिख देता हूँ, भिन्नता का नियम। ठीक है, तो लॉ ऑफ वेरिएशन या फिर भिन्नता का नियम। तो डिफरेंस अराइज थ्रू म्यूटेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। तो डिफरेंस भी आ जाते हैं, ऑब्वियस सी बात है। आप अपने माता पिता की ही संतान है, पर आप कहीं ना कहीं देखेंगे तो आप खुद को उनसे अलग पाएंगे थोड़ा सा। हम्म? हम ये दोनों ही नियम एक साथ देख सकते हैं अपने जीवन पर भी और आस पड़ोस में भी। हम्म? कि कुछ कुछ चीजें तो एकदम सेम है, और कुछ कुछ में एकदम ही भिन्नताएं हैं और झगड़े हो जाए उसी बात पे। ठीक है, तो ये कैसे है? तो ये भिन्नता भी इसी तरह से आती है जिस तरह से समानता आती है। ठीक है, आगे आते हैं, लॉ ऑफ रिग्रेशन। ये क्या होता है? इसको कहते हैं प्रत्यागमन का सिद्धांत, ये प्रत्यागमन का नियम। लिख देता हूँ, प्रत्यागमन का सिद्धांत या प्रत्यागमन का नियम। इसमें क्या है? अब ये कह रहे हैं कि भैया जो माता पिता के गुण हैं वो कतई अपोजिट होंगे बच्चे के, या फिर हम ये कहें कि जो माता पिता के गुण हैं उनसे बिल्कुल ही अपोजिट होगा बच्चा, और ये हमें देखने को भी मिलेगा। ये तीनों नियम एक दूसरे को काट रहे हैं। ये कह रहे हैं सेम होता है, ये कह रहे हैं नहीं नहीं डिफरेंट होता है, और ये तो कह रहे हैं नहीं नहीं डिफरेंट नहीं होता, सेम भी नहीं होता, ये तो कह रहे हैं अपोजिट ही होता है कतई। हम्म? क्या कह रहे हैं ये? कि ऑपोजिट ट्रेट मे अपेयर इन ऑफस्प्रिंग। ऑपोजिट गुण, विपरीत गुण दिख सकते हैं बच्चे में। ठीक है, और ऐसा दिखने को हमें मिलता भी है, अक्सर मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा चौथा नियम हो गया। आगे आते हैं पांचवें नियम पे, लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति का नियम। ठीक है, तो स्पेशल और रेयर ट्रेट्स इन्फ्लुएंस ओवरऑल एट्रीब्यूट्स। तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ स्पेशल या फिर रेयर ट्रेट्स अगर बच्चे में है
तो फिर वो ओवरऑल जो हमारा डेवलपमेंट होगा, ओवरऑल जो हमारे एट्रीब्यूट्स होंगे, उनको इफेक्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, आई होप समझ आया होगा आपको। आगे देखते हैं, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट्स। क्या होता है एक्वायर्ड? एक्वायर्ड क्या होता है? एक्वायर्ड को अगर मैं कहूँ तो अर्जित होता है, अर्जित। ठीक, क्या होता है अर्जित? ये वर्ड अक्सर आपको सीडीपी में देखने को मिलेगा। ये अर्जित क्या होता है? अर्जित होता है कि हमने कुछ सीखा। हम्म? जैसे मैं कहूँ कि आपको बालों का कलर काला है, क्या आपने कुछ किया उसके लिए? नहीं किया। ठीक है, आपने बालों को काला नहीं किया, वो थे जन्म से काले थे। या किसी के बालों का कलर अगर ब्लॉन्ड है, तो वो जन्म से ही ब्लॉन्ड है, उसने उसके लिए कुछ नहीं किया। ठीक है, वो उसको मिल गए। बट अगर मैं कहूँ कि कोई अपने बालों को बढ़ा के और एक अलग ही स्टाइल से रखता है, हमेशा से वो वैसे ही रख रहा है, तो ये क्या है? ये उसने यहाँ पे अर्जित किया है, समाज में रहा है, संसार में रहा है, उसने सीखा है ये अच्छा बालों की कैसे केयर करनी है। बड़े बड़ा ध्यान रखना है बालों का। हाँ, कैसे उनको सही न्यूट्रिशन देना है। कब उनको कट करना है, कब नहीं करना है, कैसे उनको स्टाइल करना है। तो ये सारी बातें क्या है? ये हमने अर्जित किया है, ये हमने सीखा है। हम्म, जैसे भाषा, भाषा हमको, हम सीखते हैं भाषा। हम्म, अच्छा आप नोटिस करिए, हिंदी आपको आ गई होगी, पर इंग्लिश आपने सीखी होगी। तो इंग्लिश आपने एक्वायर करी है, सीखी है, पर हिंदी हमको आ जाती है। कैसे आती है वो अभी आगे जब हम पढ़ेंगे एलएडी के बारे में, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ठीक है, वो पूरा थ्योरी में भी आएगा आगे, बहुत अच्छी थ्योरी है, तो उसमें हम समझेंगे। बट फिलहाल हम ये समझते हैं कि एक्वायर मीन्स कुछ अर्जित करना, कुछ खुद से सीखना। ठीक है, तो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेड्स, ये बड़ा ही विवादित नियम है। जो हमारे वंशानुक्रम के नियम है, उसमें सबसे विवादित क्यों है? लेमार्क की थ्योरी कहती है एक्वायर्ड ट्रेट पास टू चिल्ड्रन। लेमार्क कह रहे हैं कि जो हम सीखेंगे वो हम अपने बच्चों में पहुंचा सकते हैं। कैसे? जैसे ह्यूमंस पहले 4 टांगों पे चलते थे, उन्होंने सीखा 2 पैरों पे चलना, 2 हाथों को फ्री किया, और आज देखिए हम सब 2 पैरों पे ही चल रहे हैं। तो ये कैसे आया? ये अगली पीढ़ी दर पीढ़ी आता गया। हुँ? जैसे कि इसमें सबसे अच्छा जो एग्ज़ाम्पल लिया जाता है, वो ऊँट का लिया जाता है, सॉरी, जिराफ का लिया जाता है। तो जिराफ जो थे पहले घास खाते थे ज़मीन पे। फिर जब उन्होंने देखा कि नीचे तो खाना बचा ही नहीं, घास बची नहीं, तो उन्होंने गर्दन उठाई ऊपर और पेड़ के पत्ते खाने शुरू कर दिए। तो खुद के सर्वाइवल के लिए, खुद को बचाए रखने के लिए, ज़िंदा रखने के लिए, उन्होंने पेड़ के पत्ते खाने शुरू किए। फिर धीरे-धीरे कई हज़ार पीढ़ियों के बाद हम ऐसा देखा गया कि उनकी गर्दन में थोड़ा-सा बढ़त देखी गई, मतलब उनकी गर्दन अब लंबी होती गई। क्यों लंबी होती गई? क्योंकि नीचे खाने को ही कुछ नहीं था। तो ऑब्वियसली उनको अपनी गर्दन को ऊँचा करना पड़ा, लंबा करना पड़ा। ठीक है? तो इस तरह का ये हमारा है कि जो अर्जित गुण हैं, वो आगे हम पास ऑन करते हैं। हुँ? फिर इसका विरोध भी किया गया। कैसे विरोध किया गया? कहा कि मैं एक चूहे की पूँछ को कट कर दूँ, तो क्या आने वाले चूहे जो होंगे, उनकी पूँछ नहीं होगी? तो ये इस नियम की एक काट भी है, तो विवादित नियम है। पर हाँ, ये सारे नियम देखिए एक दूसरे को विवादित या एक तरह से एक दूसरे को काट रहे हैं, पर क्या करें, ये है ऐसे ही है। ठीक है, और सारे अपनी अपनी जगह सही भी लग रहे हैं। तो फिलहाल ये है रूल ऑफ हेरिडिटी, आपको इनको याद करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। अब हम आते हैं हमारे इंटरनल फैक्टर, जो कि था हमारा हेरिडिटी, अनुवांशिकता, वो खत्म हो गया। अब हम आते हैं इन्वायरमेंट पे। ये हमारा एक्सटर्नल फैक्टर है, ऑल एक्सटर्नल फैक्टर, जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर। जैसे कि मैं क्या कहूँ, मैं कहूँ स्कूल। एक बच्चे के लिए स्कूल क्या है? एक्सटर्नल फैक्टर है। उसके लिए सोसाइटी, सोसाइटी क्या है? एक्सटर्नल फैक्टर है। उसके लिए होम, घर क्या है? हुँ? ये तीनों चीज़ें क्या हैं? ये सब बाहर ही हैं उसके लिए। रिश्तेदार आ गए, बाहर के हैं। हुँ? आस-पड़ोस वाले बाहर के हैं। इवन घर के फैमिली मेंबर वो भी तो बाहर के ही हैं। हुँ? जो अंदर से हमको प्रभावित करे, वो तो हमारे जीन्स हो गए, वो हमने अभी देख लिया, ठीक है? जो बाहर से प्रभावित करेंगे, वो सारे ही एक्सटर्नल फैक्टर हैं। माता-पिता भी उसी में एक तरह से आ जाते हैं। माता-पिता दोनों में आ जाएँगे एक तरह से। भाई उन्होंने जीन्स भी दिए, तो वो इंटरनल फैक्टर, जीन्स हमको प्रभावित कर रहा है, और एक्सटर्नल भी हमको प्रभावित कर रहा है माता-पिता। ठीक है? तो इन्वायरमेंट जो है हमारा, ऑल एक्सटर्नल फैक्टर्स एक्सपेक्ट जीन्स दैट अफेक्ट अ पर्सन्स डेवलपमेंट। ठीक है, तो जीन को छोड़कर जितनी भी बाहरी चीज़ें हैं जो हमको अफेक्ट करती हैं, वो सारी आ जाती हैं इन्वायरमेंट में। ठीक है, फिर हमारे एक वुडवर्ड साहब हैं। ठीक है, ये आपको सुनने को काफ़ी मिलेंगे आगे। तो क्वालिटेटिव डेवलपमेंट रिजल्ट फ्रॉम इंटरएक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, ये इन्होंने कहा था। इसको आगे और विस्तार से समझाता हूँ मैं, इन्होंने क्या कहा था। ये देखिए, यहाँ पे अभी तक आपने समझा, आपने डेवलपमेंट पढ़ा। ठीक, डेवलपमेंट आप पढ़ चुके हो, हेरिडिटी आप पढ़ चुके हो, और अभी आपने इन्वायरमेंट भी पढ़ लिया। तो क्या आप ये नहीं कह सकते कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट को जब मिक्स कर देते हैं, मिला देते हैं, ऑब्वियसली आप उसको अलग अलग तो कर ही नहीं सकते। हम्म? आप सिर्फ
हेरिडिटी का यूज़ करके किसी इंसान को बड़ा तो नहीं कर सकता। ऑब्वियस सी बात है, उसको एनवायरनमेंट भी चाहिए ज़िंदा रहने के लिए, ठीक है? तो जो डेवलपमेंट है हमारा, वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का मिक्सचर है। ये कोई फार्मूला नहीं है। मैं इसको फार्मूला नहीं कहना पसंद करूंगा। कोई फार्मूला नहीं है, इसको आपको ये रटने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद इसको समझ गए कि हेरिडिटी का भी इफेक्ट पड़ रहा है हम पे, इन्वायरमेंट का भी फर्क पड़ रहा है इनमें, और आज हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, वो कहीं ना कहीं हम अपनी हेरिडिटी और अपने इन्वायरमेंट का ही तो प्रोडक्ट है। हुँ? तो यही एक तरह से इसको हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। कभी-कभी पूछ भी लेता है कि इनमें से कोई एक टर्म गायब कर दिया जाएगा और डी इज़ इक्वल टू डैश इंटू ई, इस तरह से लिखा होगा। ठीक है? तो ये पूछा जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है, अभी आप इसको समझ चुके हो। तो यहीं तक थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू। आपके जो भी सुझाव हों प्लीज़ उसको कमेंट पे लिखें। वीडियो को लाइक करें। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।